पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। उनके पास जाएंगे, सीधा उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, बहुत कम वक्त रह गया है विधानसभा चुनाव के लिए। और ऐसे में जानेंगे कि सरकार की प्लानिंग क्या है, तैयारी कितनी है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि सरकार मिशन रिपीट का दावा भी कर रही है। क्या रणनीति है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक के कार्यकाल में सरकार ने, या यूं कहें कि बीजेपी ने प्रदेश में क्या उपलब्धियां हासिल की, कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिनके दम पर एक बार फिर से सरकार सत्ता में वापसी कर सकती है। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधा रुख करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का। सर, बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूंगी, यही जानना चाहूंगी, क्योंकि अब कह सकते हैं कि 6 महीने का ही वक्त रह गया चुनाव के लिए, बहुत कम वक्त है। और लगातार सरकार कह रही है कि इस बार मिशन रिपीट होगा, जो कि अब तक नहीं हुआ प्रदेश के अंदर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर वो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके दम पर आप ये मानते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते कि प्रदेश की जनता एक बार फिर से आपको सत्ता पर लेकर आएगी और आपका मिशन रिपीट का जो सपना है उसे साकार करेगी। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम किया है। हालांकि कोविड का बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था, लेकिन उसके बावजूद भी विकास को भी गति दी है। और उसके साथ साथ नई योजनाओं की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमने करने के पश्चात गरीब लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, उनकी मदद करने की कोशिश की है, उसमें हम सफल हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात जो पॉलिटिकल कल्चर था, एक जो बन गया था हिमाचल प्रदेश में, जिस हिमाचल को हम देवभूमि कहते हैं, उस देवभूमि में स्वाभाविक रूप से एक कल्पना लोगों के जहन में बनती है कि ये देवभूमि ऐसे लोगों की है जहां जो लोग जो है बहुत सरल होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, शालीन होते हैं, और यहाँ इस प्रकार के राजनीतिक प्रतिशोध की भावना नहीं होती है, बदले की भावना से काम नहीं होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से ऐसा देखने को मिला था कि प्रतिशोध की भावना से भी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा काम इस प्रकार से करने की कोशिशें होती रही। राजनीतिक प्रतिशोध का मैं अगर जिक्र करूं तो हमने उन सारी चीजों को बंद किया। हमने कहा काम पर फोकस करना है, हिमाचल के विकास के लिए हमने काम करना है, और उस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े हैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 4.5 साल के कार्यकाल में एक नहीं अनेक योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के बलबूते हम आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना पक्ष लोगों के सामने रखेंगे। और निश्चित रूप से उन योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिला है, हिमाचल प्रदेश में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा है समाज का जिसको किसी न किसी रूप में प्रदेश सरकार की ओर से मदद हुई हो, मदद में कमी रही हो। और उसके साथ कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसको केंद्र सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिला हो। हर योजना के माध्यम से, केंद्र और प्रदेश के योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने की हमने कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में। सर, अगर प्रदेश के हम इस बार के राजनीतिक हालातों की भी थोड़ी सी अगर बात कर लें, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है कि एक बार 5 साल तक सत्ता में रहने पर कोई भी सरकार जो है वो मिशन रिपीट नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं इसे लेकर इस बार आप दावा कर रहे हैं कि हम मिशन रिपीट करने वाले हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जो तमाम विपक्षी दल है, खासतौर पर कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इस बार हमलावर है। पहले कांग्रेस के साथ मुकाबला होता था, इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी हुंकार भर रही है। आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, कई लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो पार्टी में हो रही है। क्या आप भी मानते हैं ये एक चुनौती है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, आम आदमी पार्टी का इस तरीके से प्रदेश के अंदर सक्रिय होना? देखिए, एक तो मैं पहली बात जो आपने पूछी है उसका मैं जवाब दे दूं कि बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र करते रहे, खास तौर से हमारे विपक्ष के लोग, कि रिवाज बना हुआ है, 5 साल के बाद में बदलाव होता है। यही बात उत्तर प्रदेश में कहते रहे, यही बात वो उत्तराखंड में कहते रहे। लेकिन रिवाज के मुताबिक तो चीजें हुई नहीं, रिवाज बदल गया, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश में भी अब की बार रिवाज बदलेगा। जो आप कह रहे हैं कि 5 साल के बाद सरकार में परिवर्तन होता है, सत्ता का परिवर्तन होगा, अब की बार नहीं होगा।
हिमाचल में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। एक तो मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, और दूसरी बात मैं ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जहां तक आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा वो अपनी अपनी कोशिश सभी करेंगे, सभी दल करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप जो है सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने तीसरे किसी विकल्प को, तीसरे किसी दल को स्वीकार नहीं किया आज से पहले। ये हिमाचल की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। बहुत लंबे अरसे से बहुत लोगों ने प्रयत्न किए, बहुत पार्टियों ने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और जहां तक जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो पार्टी तो आने से पहले ही बिखर गई। उनका स्टेट का यूनिट उनको भंग करना पड़ा इस कारण से, क्योंकि वो जो वही पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और इसलिए उस डर के मारे वो नया पार्टी का अध्यक्ष तय करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि बहुत अंतर है हिमाचल और पंजाब में, बहुत अंतर है हिमाचल और दिल्ली में। हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, वहां की परिस्थितियां अलग हैं, वहां का डेवलपमेंट का मॉडल अलग तरह का है, और ऐसे में जिस प्रकार से जो लोग इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, उनको हिमाचल प्रदेश में सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को बड़ा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात में इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी स्थिति ये है कि पूरे देश में आपने देखा होगा अभी 4-5 प्रदेशों में चुनाव हुए, तो जहां उनकी सरकार थी वहां से भी वो रुखसत हो गए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां 400 से ज्यादा सीटें हैं, मात्र 2 सीटें मिली है। कहां है वो पार्टी? बची ही नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस के बड़े नेता जिनके नाम पर चुनाव हुआ करता था, चुनाव में गंभीरता होती थी, अब की बार एक नहीं अनेक नेता वहां पर बने पड़े हैं, अपने अपने तरीके से सारी बातें कर रहे हैं। और मैं अभी कुछ ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में जिन योजनाओं के माध्यम से हमने काम किया है, लोगों की सेवा की है, और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो हमको अवसर देंगे फिर से सरकार बनाने का। ठीक है सीएम साहब, जो मेरा पिछला सवाल था उसी से ही जुड़ा ये सवाल है, क्योंकि जब हाल ही में विधानसभा उपचुनाव हुए, लोकसभा की भी एक सीट पर उपचुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, चाहे कोई भी फैक्टर्स रहे हों, और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का हौसला जो है वो प्रदेश के अंदर बढ़ गया है। देखिए, मैंने आपके बात सुनी है, मुझे स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीत हार दोनों चीजें चलती रहती हैं। देखिए, वो चुनाव पूरा सहानुभूति और श्रद्धांजलि के नाम पर हुआ था, और 1% वोट से वो चुनाव जीते हैं, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कह रहा हूं। लेकिन श्रद्धांजलि और ये सहानुभूति हर वक्त होगी, हमेशा के लिए होगी, ये संभव नहीं होगा। तो वो दौर समाप्त हो गया, हम उससे सब सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं, और आने वाले समय में हम और ज्यादा परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और जो कमी छूटी है उस कमी को पूरा करेंगे इस बार के चुनाव में। बिल्कुल सर, अगर सरकार की कुछ योजनाएं, कुछ उपलब्धियों की बात कर ली जाए यहाँ पर, जैसे सरकार की हिम केयर योजना है, या मुख्यमंत्री सहारा योजना है, और साथ ही कुछ और स्टार्टअप योजनाएं जो युवाओं के लिए शुरू की गई हैं प्रदेश के अंदर, जनता कैसे देखती है इन योजनाओं को, खैर वो तो जनता ही तय कर पाएगी, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपसे हम जानना चाहेंगे कि धरातल पर ये योजनाएं कैसे काम कर रहे हैं, वाकई कितना लाभ जो है वो जनता को मिल पा रहा है प्रदेश की? देखिए, बहुत बड़ा लाभ इन योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमने जो इनिशिएटिव लिए, एक इनिशिएटिव हमने लिया कि जहां आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, तो कुछ वर्ग हमारा छूट रहा था जो आयुष्मान भारत में कवर नहीं। हमने तय किया कि अपनी स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना बना करके, मुख्यमंत्री हिम केयर के नाम से उस योजना को बनाया, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो आयुष्मान भारत में मिलता है, वही हमने इसमें भी हमने तय किया। और इसके अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है हमने लाखों लोगों का इलाज हमने करने में हमने सफलता हासिल की। 2,31,000 से ज्यादा लोगों का मुफ्त में इलाज करके उनको स्वस्थ भेजा, जो लोग अपना इलाज करने की परिस्थिति में नहीं थी, गरीबी के कारण, पैसा ना होने के कारण। ऐसे में बहुत बड़ा राहत उन लोगों को मिली है। और उसी तरह से दूसरी अगर हम योजना का जिक्र करें कि जैसे पूरे देश भर में उज्ज्वला योजना पूरे देश के लिए शुरू की, तो हिमाचल प्रदेश में भी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है लगभग 1,37,000 कनेक्शन मिले। लेकिन बहुत सारे परिवार उसके बाद जो छूट गए थे, जो उज्ज्वला योजना में कवर नहीं हो रहे थे, उनके लिए हमने
गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, और हमने हिमाचल प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा 3,30,000 से ज्यादा कनेक्शन हमने गैस के हिमाचल प्रदेश में दिए। और हिमाचल पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य है जहां पर एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहां पर गैस का चूल्हा नहीं है। तो इस प्रकार से योजना के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने की कोशिश की है। और इससे आगे बढ़कर के जो एक और योजना हेल्थ के सेक्टर में सहारा योजना, ऐसे लोग जो अपना कामकाज भी खुद नहीं कर सकते हैं, कोई बीमारी ऐसी हो गई है, पैरालिसिस हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, बिस्तर पर है, जिंदा है, चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत की जिसका नाम हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना रखा। 3,000 रुपए ऐसे 20,000 के करीब लोगों के खाते में हर महीने के हम डाल रहे हैं जो इस योजना के अंतर्गत है। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्तर पर हमने काम किया है, गरीब लोगों के लिए हमने काम किया है। तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से जो लोग सही मायने में जरूरतमंद थे, जिनकी मदद होनी चाहिए थी, उनकी मदद करने में हम सफल हुए। बिल्कुल सर, और वैसे भी क्योंकि देखिए 4.5 साल तक का कार्यकाल हो चुका है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप भी आश्वस्त है, लगातार दावा भी कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनेगी, तो एक प्लानिंग भी होगी, एक रूपरेखा भी होगी कहीं ना कहीं कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए और कौन कौन सी योजनाएं या और क्या क्या चीजें जो है वो की जा सकती हैं ताकि प्रदेश भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के क्षेत्र में जो है वो आगे और बढ़ सके। उन पर भी हम चर्चा करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सर, पर्यटन की अगर यहाँ पर हम बात कर लें एक बार, क्योंकि पर्यटन हिमाचल प्रदेश के आर्थिकी का सबसे बड़े सोर्स में से एक आता है, तो पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए इन 4.5 सालों में और आने वाले समय के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, एक बात ठीक कही आपने, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और हमारी स्टेट जो है वो, हमारा स्टेट जो है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कोविड के कारण पिछले 2 वर्ष हमारे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान उसके कारण हुआ। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एकदम गिर अप हुआ है। जो पर्यटन को और बढ़ावा देने की दृष्टि से हमने जो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन किए हैं, जो कोशिश की है, उसमें प्रमुख रूप से एक तो ये है कि जो नई डेस्टिनेशन डेवलप करना, हमारे पास शिमला है, डलहौजी है, धर्मशाला है, कसौली है, ऐसी बहुत सारे पर्यटक के मतलब मनपसंद जो है वो पर्यटकों के जो स्थान है हमारे पास। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इससे हट करके भी जो बहुत ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उनको हमने फोकस किया है। तो नई राहें नई मंजिलें करके हमने एक योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई है। उसमें नई डेस्टिनेशन को डेवलप कर रहे हैं। एक जगह हम इको टूरिज्म का जो है उस कॉन्सेप्ट के साथ हम काम कर रहे हैं, एक जगह हम स्कीइंग के लिए प्लान कर रहे हैं, एक जगह हम पैराग्लाइडिंग के लिए हम प्लान कर रहे हैं, एक जगह हम जो है वाटर स्पोर्ट्स का हम प्लान कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग डेस्टिनेशन हमने डेवलप करने की कोशिश की है। उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक प्रोजेक्ट जो एडीबी का हाल ही में जो स्वीकृत किया है 2100 करोड़ का, उसमें बहुत बड़ा हमको उससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और उसमें खास तौर से जो हमारी जो टनल बनी है, अटल टनल रोहतांग, जो पूरी दुनिया की सबसे लंबी टनल 10,000 की हाइट पर बनने वाली जो है वो सबसे बड़ी टनल है, वो बनकर के तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। वो अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। जो भी हिमाचल आता है वो टनल देखने जाता है, क्योंकि 9 किलोमीटर लंबी टनल है और उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि वो एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती है। जो जिला सर्दी के मौसम में 3-4 महीने के लिए कटा रहता था, लाहौल, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा एक वो भी एक प्रयास है हमारा उस तरह से है। और हिमाचल प्रदेश में हम इस बात को फोकस कर रहे हैं कि नई डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए जो कनेक्टिविटी का इशू है उसको सबसे पहले बेहतर करें। तो इसलिए बाई एयर कनेक्टिविटी के लिए भी हमने एयरपोर्ट प्लान किया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्लान हमारा मंडी का, उसकी औपचारिकताओं का दौर काफी हद तक पूरा हो गया है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। और कांगड़ा एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए भी हम प्रोसेस चलाया हुआ है, उसकी प्रोसेस भी पूरी होगी आने वाले समय में। वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले समय में इन सारी चीजों से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बहुत बड़ा बल मिलेगा। बिल्कुल।
सीएम साहब, देखिए जब बात उपलब्धियों की होती है तो कहीं ना कहीं आरोप भी साथ के साथ उठने लगते हैं। अगर सरकारी स्कूलों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए हाल ही में आम आदमी पार्टी ने ये सवाल उठा दिया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर कि सरकार के जो स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर उनकी हालत काफी खस्ता है। यहाँ तक कि आप भी भली भांति जानते होंगे कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो ट्वीट करके ये तक भी चैलेंज दे दिया कि एक बार आप दिल्ली के स्कूल आकर देखिए, हम भी हिमाचल प्रदेश के स्कूल आकर देखते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। क्या कहेंगे, दिल्ली के सरकारी स्कूल आपने देखे होंगे या नहीं, ये बात की बात है, लेकिन प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, उनकी अवस्था क्या है, वो आप भली भांति जानते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं एक बात तो बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश है। वहां हमको 5 बच्चों के लिए भी स्कूल खोलना पड़ता है और दिल्ली के साथ कंपैरिजन उसका किया नहीं जा सकता है जी। और सिसोदिया जी जो बात कह रहे हैं, मैं इतना कहना चाह रहा हूं, दिल्ली के स्कूल हमने एक नहीं अनेक पहले देखे हैं। आज भी मैं दिल्ली में हूं, मैं आज भी मैं जा सकता हूं कहीं भी स्कूल देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से 10 स्कूल बना करके वो ऐसा पूरा दुनिया में देश में ऐसा एक माहौल खड़ा कर दें कि भाई दिल्ली ने पता नहीं क्या कर दिया। हम एजुकेशन में दिल्ली से पीछे नहीं है। हमारे पास साधन की कमी हो सकती है, सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में टैलेंट की कमी नहीं है। बच्चे बहुत हमारे पास ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, सरकारी स्कूलों में, वो जो प्राइवेट स्कूलों में बहुत एयर कंडीशन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाले बच्चों में है। और दूसरी बात में तो केरला के बाद अगर दूसरा शिक्षा की दृष्टि से अगर हम इसकी बात कहें, हमारी परसेंटेज की अगर हम पूरा बात करें हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट की अगर मैं बात पर्टिकुलर करूं, तो हम केरल से पीछे नहीं, केरल से आगे हो चुके हैं। उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे में वो बिना वजह के राजनीतिक मकसद के साथ बातें कह रहे हैं, लेकिन हिमाचल की परिस्थितियां अलग तरह की है, कठिनाई है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बहुत काम अब के इस 5 वर्ष में किया है, एक्सपेंशन पर भी काम किया है, नए स्कूल भी, नए संस्थान भी खोले हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारा फोकस ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना है। वहां पर स्टाफिंग प्रॉपर हो, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। और इसी के लिए मैं उनको कहना चाह रहा हूं, जो योजना हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की है, एक विशेष तौर से अटल आदर्श विद्यालय की अगर हमने जो कल्पना की है, जब वो बन करके, तो वो नई कल्पना है, अभी हमने शुरू किया है, उसका कुछ जगह काम शुरू हुआ है। जब वो विद्यालय शुरू हो जाएंगे तो दिल्ली वाले हिमाचल पढ़ने के लिए आएंगे। सिसोदिया जी भी अपने जो है अपने बच्चों को हिमाचल पढ़ने के लिए भेजेंगे ऐसे स्कूलों में, ये मैं कहना चाह रहा हूं उनसे। बिल्कुल सीएम साहब, क्योंकि स्कूलों का जिक्र हो रहा है तो मेरे ध्यान में ये भी बात आई कि आप सरकारी स्कूलों में खासतौर पर बच्चों के लिए कुछ एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ एक सरकारी स्कूलों में शायद इसकी शुरुआत हो भी चुकी है, जहां तक मुझे ज्ञात है। और दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी वोकेशनल ट्रेनर्स की जो हायरिंग की गई थी कई सरकारी स्कूलों में, कुछ प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से, उनके लिए भी कई बार पॉलिसीज बनाने का जिक्र किया गया। आप भी कई मौकों पर ऐसे कहते और सुनते दिखाई दिए, लेकिन फिलहाल उनके लिए कोई प्लानिंग, कोई रणनीति तैयार नहीं हुई है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग तैयार नहीं है जी। ठीक है, उसमें नया काम इस बात को लेकर के आगे बढ़ाने की जरूरत है और उसमें थोड़ा पॉलिसी मैटर पर इश्यूज चले हुए हैं कि किस प्रकार से इस पॉलिसी इसके अंतर्गत जो है हमको पॉलिसी बना करके जो है स्किल के क्षेत्र में जो है बच्चों को आगे जो है ट्रेनिंग देनी है जी। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में उस दिशा में जो हमारे पॉलिसी की जो प्रोसेस चला है, तो उसमें निश्चित रूप से हम बेहतर करेंगे और बेहतर करने के बाद जो है ये भी समाधान निश्चित रूप से होगा आने वाले समय में, ताकि बच्चों को एक्सपोजर के साथ साथ जो है वो स्किल के साथ जो है आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा उनको। बिल्कुल सर। यहाँ पर एक बार कांस्टेबल परीक्षा जो लीक मामला था, इस पर भी एक बार चर्चा कर लें, क्योंकि विपक्ष जो है सरकार पर सीधा सीधा लापरवाही का आरोप लगा रहा है। आपने सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन विपक्ष फिर भी संतुष्ट नहीं रहा। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है कि वो राजनीति कर रहे हैं। उनको लग रहा है चुनाव नजदीक है, 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कोई चुनावी मुद्दा उनके हाथ में लगा नहीं, इस मुद्दे को वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं सारे मामले में,
देखिए, रात के 11:30 बजे हमको मालूम पड़ा कि पेपर लीक होने की ऐसी कुछ पुष्टि हुई है। हमने तुरंत उसी वक्त के रात को 11:30 बजे हमने कहा कि एफआईआर दर्ज करिए जी। और दूसरे बात, सुबह हमने 9 बजे जो है एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोल दिया, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की, और 9:30 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो रिटन टेस्ट पुलिस कांस्टेबल का हुआ था उसको रद्द करने की घोषणा की, ताकि 0% यानी कि बिल्कुल भी गुंजाइश भी नहीं रहे कहीं भी सारी चीज को लेकर के कि इस एग्जाम में इस प्रकार की कोई बात को लेकर के जो है वो पर्दा डालने की कोशिश की है। जब हमने एग्जाम ही रद्द कर दिया तो संभावना तो समाप्त होगी। अगर कुछ लोगों ने जो जिस प्रकार से वो सारा षड्यंत्र इस समय किया है तो वो तो सारा का धरा रह गया। और उसके पश्चात अभी तक 90 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है जो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि खुद भी लगा मुझे कि जहां पुलिस विभाग ने इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए, रिटन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए अपनी भूमिका पर जो इस प्रकार का ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, ऐसी सूरत में पुलिस विभाग से ही इसकी जांच करना उचित नहीं है। हमने कहा किस एजेंसी से करना चाहिए, तो सब साथियों से चर्चा करने के बाद यह तय किया कि सीबीआई से करना चाहिए। विपक्ष वाले भी इस बात को मांग कर रहे थे कि भाई कि सीबीआई से जांच कर, हमने सीबीआई की जांच के आदेश कर दिए। अब सीबीआई जांच करने के पश्चात जो है आपको मालूम पड़ जाएगा। और हम एक ही चीज चाहते हैं कि पारदर्शिता के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो, और जो दोषी हैं उनको कतई भी बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के लोगों को जो है एक सबक मिल सके। पारदर्शिता के साथ सारी चीजों को करने की कोशिश की है और इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट है। अगर हमारे मन में इस बात को लेकर के जो इस तरह की कि ये इंटरव्यू में कोई अगर इस तरह का ये पेपर लीकेज का विषय आया है, इस पर तुरंत विराम लगना चाहिए, सारी चर्चा पर विराम लगना चाहिए। इसलिए हमने रद्द कर दिया पेपर और उसके बाद सीबीआई के सुपुर्द जांच करा दी। बिल्कुल सीएम साहब, ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जाहिर तौर पर जब सीबीआई अब इस पर जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो और बहुत जल्द खुलासा भी हो, सारी चीजें जो जनता के भी सामने आए, ताकि आगे अगर कोई भी इस तरीके का कदम उठाता है तो उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लग सके। सर, बहुत शुक्रिया आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू ज्योति जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, उन पर भी उन्होंने चर्चा की, प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की, क्या उपलब्धियां अब तक की हैं, कहां पर सरकार की कमियां हैं, खामियां हैं, जहां पर दुरुस्त करने की जरूरत है, उन्हें भी स्वाभाविक तौर पर स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और ये उम्मीद उनकी ओर से साफ तौर पर की जा रही है कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में लौटने वाली है।